हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर तुम लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रमोद सर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, सतही रसायन, ऐसी रसायन जिसका संबंध पृष्ठ से या सतह से है, तब इसको कहा गया सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में हमने बताया था कि कोई पदार्थ उसकी सतह से कैसे चिपकता है। सतह से चिपकता है, अधिशोषण, सतह के बाहर और अंदर भी चला जाता है तो अवशोषण। तो जहाँ वो घटना हो रही है उसको अधिशोषक, जो घटना कर रहा है वो अधिशोषक। फिर हमने तुमको दूसरे लेक्चर में पढ़ा था बेटा एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। तो ये दो लेक्चर हुए थे। आज के लेक्चर में तुमको बेटा पढ़ना है अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। यह तुम्हारे सिलेबस में पूछा गया है कि गैसों का ठोस पर अधिशोषण, गैसों का ठोसों पर या ठोस पर अधिशोषण। तो हम चालू करते हैं भी आज जो तीसरा लेक्चर है, चाहे हम उसको कहते हैं अधिशोषण के प्रकार। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। या इसी को बेटा तुम्हारे सिलेबस के अंतर्गत पूछा गया है गैसों का ठोस पर अधिशोषण। बहुत कायदे से पढ़ना है। तो यहां बेटा चाहे हम ये कह दें दोनों की परिभाषाएं अलग अलग बता दें, दोनों की परिभाषाएं, या फिर दोनों में क्या है अंतर लिखते चले जाएं तो परिभाषाएं भी क्लियर हो जाएंगी और दोनों में क्या हो जाएंगे बेटा अंतर भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक तरफ हम लिख देते हैं अधिशोषण दो प्रकार, अधिशोषण दो प्रकार के, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। और बेटा एक चीज और है, अगर शब्द तुमको मिल जाए रसारोहण, रसाशोषण या कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है तो उसका सीधा संपर्क किससे संबंध है, अधिशोषण से है। तो सबसे पहले इधर बेटा लिख देते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और दूसरी साइड में बेटा लिख देते हैं, क्योंकि ये दो प्रकार है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिक अधिशोषण की। तो क्रिया सेम होगी बेटा, इसमें और इसमें क्रिया एक जैसी होगी। कोई सतह होगी, सतह से, सतह को हम बोलेंगे अधिशोषक, जो पदार्थ आके चिपकेगा सतह से अधिशोष से होंगे। लेकिन दोनों में अंतर बेटा क्या होगा, जैसे हम बताएं, पहला इसमें पॉइंट लिख लेना, जब अधिशोषक, सब टर्म तुमको समझाते चले जाएंगे, जब अधिशोषक तथा अधिशोष, अब यहां नहीं समझाना है अधिशोषक और अधिशोष से क्या है पता होना चाहिए, जिस पर घटना हो रही है और जो घटना कर रहा है। जब अधिशोषक तथा अधिशोष के मध्य दुर्बल वांडर वाल, जब अधिशोषक और अधिशोष के मध्य दुर्बल वांडर वाल बल बनता है तो इसे भौतिक अधिशोषण
तो इसे बेटा कहते हैं भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जब अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल, वंडरवाल लिख लो ऐसे, वंडरवाल बल बनता है तो उसको हम कहते हैं बेटा भौतिक अधिशोषण। अब इधर देखो, बाद में समझाते हैं तुमको एग्जाम्पल के द्वारा। इधर लिख लो, इसमें पहला पॉइंट है, इसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध, प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। अब लोग इसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। अब चलो एक उदाहरण हम बता रहे थे बेटा, इसमें भी कोई एक सतह है, कोई एक सतह है जिसको हम बोल सकते हैं भाई, जहां घटना होगी उसको हम बोलेंगे भैया अधिशोषक। जो पदार्थ आके इनमें चिपक रहे हैं, मान लीजिए ऐसे चिपक रहे हैं, आकाशित होकर इसके बेटा चिपक रहे हैं, इनको हम कहेंगे क्या, अधिशोष्य। और इन दोनों के मध्य, मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो बेटा बल यहां कार्य करेगा उसको हम कहेंगे दुर्बल वंडरवाल बल। ठीक है, दुर्बल वंडरवाल बल। अब हम अगर यहां पर बेटा बताना चाहें तो हम कह सकते हैं, अपने यहां जैसे बाइक है और क्या दें गाड़ी है, कोई भी 4 व्हीलर के कोई भी सामान वैसा है, तो उस पर हम देखते हैं कि दिन ब दिन क्या होता है बेटा, धूल आके उसमें चिपकती रहती है। तो जो तुम्हारी कार थी या तुम्हारी जो बाइक थी उसकी सतह है, उसको हम बोलेंगे अधिशोषक। जो सतह थी जिस पर मिट्टी आके चिपकी है उसको बोलेंगे अधिशोषक, और जो मिट्टी थी उसको बोलेंगे अधिशोष्य। दोनों जिस कारण चिपके हैं, जिस बल के कारण, उसको बोलेंगे दुर्बल वंडरवाल बल। अब ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी तुम कहते हैं दुर्बल क्यों है। इस घटना में अगर तुम चाहो बेटा तो इस अधिशोष्य को आसानी से हटा दो, कपड़ा मार दो, इसे हाथ से भी देखो कितनी धूल निकल जाती है। तो वहां पर हम कह सकते हैं बेटा कि क्यों वो अधिशोष्य वहां से हटा, क्योंकि उन दोनों के मध्य में दुर्बल वंडरवाल बल था। तो यहाँ अधिशोष्य और अधिशोषक के दोनों के मध्य बेटा दुर्बल वंडरवाल बल का कहता है। दुर्बल वंडरवाल बल का मतलब हुआ कि दोनों के मध्य ज्यादा लगाव नहीं है या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनती। एक बल है जिसके कारण वो क्या है बेटा चिपके हुए, वहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं है। इधर वाले केस में देख लो, इधर वाले में मान लेते ये कोई धातु या जिसको हम पहले नाम देंगे क्या, अधिशोषक। अधिशोषक वैसे भी बेटा हम लोग पिछली क्लासों में, कई क्लासों में पढ़ चुके हैं, भौतिक का मतलब ये होता है कोई नया चीज ना बने। ठीक है, अगर परिवर्तन को हटाओ तो कोई नया चीज ना बने, तो इसमें क्या है, इसको हटा दिए तो फिर वैसा ही। लेकिन इस केस में रासायनिक का मतलब हुआ जब कोई नया पदार्थ बन के तैयार हो जाए। तो चलो इधर देख लेते हैं, अधिशोषक ये था, इस पर क्या हुआ बेटा, अधिशोष्य के जो कण थे आगे चिपकने लगे, इनको हमने नाम दिया अधिशोष्य। अधिशोष्य अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों के मध्य यहां पर हम देखें बेटा, इन दोनों के मध्य यहां पर एक बंध बन जाता है। इन दोनों के मध्य में परत, और या फिर हम बोल दें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य ऐसे एक बंध बन जाता है, और इस बंध को हम नाम देते हैं रासायनिक बंध।
अब रासायनिक बंध बेटा तुम लोगों ने पढ़ा, उनको आयनिक बंध भी कह सकते हैं और कई तरह के बंध होते हैं, ठीक है, या आणविक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, एक तरह की अभिक्रिया हो गई। तो इसको तो हम हटा सकते हैं लेकिन इसको हटा नहीं सकते हैं। तो इसमें हमने कहा कि जब अधिशोषक और अधिशोष के मध्य, दोनों के मध्य दुर्बल वैन डेर वाल बल के कारण दोनों चिपके तो उसको कहते हैं रासायनिक भौतिक परिवर्तन। और जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य दोनों जब चिपके बेटा तो बन जाए क्या, एक क्रिया हो जाए, क्रिया के कारण क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। तो उसको हम नाम देंगे रासायनिक अधिशोषण। यहाँ पर एक उदाहरण जैसे लिखिए, यहाँ बताया ना जैसे मिट्टी, जैसे बेटा किसी पदार्थ या किसी धातु के ऊपर मिट्टी आके चिपकती चली जाती है, तो जब मिट्टी आके चिपकेगी तो क्या है, एक ये परत बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे अधिशोष। तो यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हो, जैसे किसी वस्तु या किसी गाड़ी, मोटर, जो भी है, जो भी चीज़ है, उससे आके क्या मिट्टी चिपकती है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। इससे हम बेटा बता दें उदाहरण में, जैसे यहाँ लिख सकते हैं धातु की सतह पर ऑक्सीजन या O2 की क्रिया। धातु की सतह पर ऑक्सीजन आगे बेटा क्या होती है, चिपकती रहती है, ठीक है। वो बात की बात है कि उसका कोहेजन होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इन दोनों के मध्य में क्या बनेगा, कोई धातु है। जैसे एक उदाहरण में लिखते हैं लोहे के ऊपर ऑक्सीजन, या फिर हम बताते हैं बेटा कि ये क्या कहते हैं, हाँ एल्यूमिनियम। जैसे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम पर ये एल्यूमिनियम की कोई परत रही होगी जो अधिशोषक है, उसके ऊपर क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन। एक फार्मूला बनता है बेटा Al2O3, इसको बैलेंस कर लें। इसको अगर हम कर दें बेटा कितना, 3, इसको कर दे 4, बन गया, ठीक। तो कहने का मतलब हुआ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। तो ये धातु थी, धातु की सतह पर ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली, तो इसका उदाहरण ये बन गया। तो ये हम पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि जब अधिशोषक और अधिशोष दोनों के मध्य, जब दोनों जुड़े एक सतह से तो दुर्बल वैन डेर वाल के कारण, दुर्बल बंध है, बंध नहीं है, दुर्बल बल के कारण वो चिपकते चले जा रहे हैं, ठीक है, चिपक गए। और यहाँ बेटा दोनों के मध्य में एक बंध बना, बंध अगर हम बोले तो वो स्ट्रांग चीज है। और ये क्या है, अभी धूल को उड़ाना चाहो तो कैसे भी उड़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये सिचुएशन है दोनों की। अभी अगली बात हम लिखते हैं बेटा दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये ऐसे ही लिख लेना बेटा। और दूसरा पॉइंट इधर हम अगर बोले तो यह प्रभाव, या फिर प्रभाव में लिखे ना, यह अधिशोषण बहुआण्विक होता है। अब ये भी टर्म तुमको समझाएंगे अभी। और यह अधिशोषण एक आणविक होता है। क्या होता है बेटा, एक आणविक होता है। इसकी बात करें अगर हम भैया तो कहते हैं कि जैसे अभी बताया था कि हमारी बाइक खड़ी है या हमारी कार खड़ी है, कार के ऊपर धूल आके चिपकती रहती है। तो आज हमने देखा बेटा थोड़ी धूल थी, या दिन ब दिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम देखते हैं बेटा
कि धूल की परत क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है। मतलब धूल के ऊपर धूल के ऊपर धूल, तो इसको बोलते हैं यह बहुआण्विक होता है, या बहुआण्विक कहने का मतलब बहुआण्विक परत वाला। और ये क्या होता है, एक आणविक कहने का मतलब हुआ, अगर बेटा हम इसकी बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये धातु थी, इस पर ये ऑक्सीजन अधिशोष के रूप में जमा, तो अगर आप इसके ऊपर बेटा, अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन आएगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन, ये O2 था, और ये अगर O2 फिर इसके ऊपर आएगा, तो ये क्योंकि ऑक्सीजन बेटा क्रिया करना चाहेगा धातु से, अगर ये इसके ऊपर ऐड होता जाता है तो कोई मतलब नहीं जुड़ेगा वो। कहने का मतलब हुआ, जैसे इस केस में हमने देखा कि बहुआण्विक परत वाला, यह एक तरफ बढ़ा देता है, यह बहुआण्विक परत वाला होता है, या अधिशोषण बहुआण्विक परत वाला होता है, ये एक आणविक परत वाला है। अब देखो, हम बताते हैं धूल जितनी भी आएगी सब चिपकती चली जाएगी, तो हम बताते हैं यहाँ परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत बन जाएगी। लेकिन यहाँ बेटा ऑक्सीजन या वायु या नमी चिपकना चाहती है धातु से, ना कि ये बताया कि ये O2 चिपका था, O2 के ऊपर O2 नहीं चिपकेगा, अर्थात वो क्या है, उसका प्रभाव वो हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, हटते चले जाएंगे। चिपकेगा कौन, केवल ये, तो एक परत में केवल O2 चिपकेगी, तो हम इस केस में कह सकते हैं अधिशोष या अधिशोषण जो है एक अणु परत वाला होता है, ठीक है। तो ये लिख लो। उसके बाद बेटा हम फिर तीसरा पॉइंट लिखवा देते हैं। तीसरा पॉइंट बिठा देते इसको, पहला पॉइंट अब लिख देते बेटा यहाँ पर तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। बहुत इजी हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण है बेटा, भौतिक अधिशोषण, उसको हम बोल सकते हैं ये उत्क्रमणी है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी है। अभी उत्क्रमणी का मतलब यहीं से समझो कि जैसे कोई भौतिक चीज हो तो उसमें हमने कोई परिवर्तन किया और परिवर्तन को पुनः हटा दिया, तो अपक्रिया भाई एक बार परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या है, इस तरफ अपक्रिया जा रही है, और परिवर्तन को हटा रहे हैं तो अपक्रिया इस तरफ आ रही है। और भौतिक परिवर्तन में हम जानते हैं भौतिक अपक्रिया कोई भी हो जिसमें पदार्थ की अवस्था में कोई प्रभाव न हो, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं ये कैसी अपक्रिया देगा, ये कैसा अधिशोषण होगा, उत्क्रमणी। यह उत्क्रमणी होता है। धूल को हटा दो बेटा, धूल आके फिर बैठेगी, तो ये प्रभाव, यह अधिशोषण क्या हो गया, उत्क्रमणी। लेकिन यहाँ पर जब रासायनिक बंध बनेंगे तो अब इस अधिशोषण को तुम हटा नहीं सकते हो, तो हम कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा बेटा, अनुत्क्रमणी। यह अनुत्क्रमणी होता है, यह अनुत्क्रमणी होता है। कहने का मतलब अपक्रिया बस एक दिशा में, अर्थात यहाँ हम चाहें कि इस अधिशोषण से अधिशोष को हम हटाएं तो जल्दी हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। चौथा बेटा बोल दें, यह अधिशोषण निम्न एंथैल्पी वाला होता है। अब यहां एक टर्म आया बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब हुआ, एंथैल्पी को हम बोलते हैं आयनन विभव भी बोल सकते हैं, क्योंकि
आयन एंथैल्पी, आयन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल सब एक ही टर्म होते हैं। तो इसका यह अधिशोषण निम्न एंथैल्पी कहने का मतलब हुआ, अभी हम लोग जानते थे कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को यदि हम निकालते थे, रिलीज करवाते थे, निकालते थे, तो क्या है, जितनी ऊर्जा देनी पड़ती थी वही उसकी माप हो जाती थी एंथैल्पी। तो इसमें तुम मानो कि अगर हम इसका अधिशोषण करें तो निम्न ऊर्जा देनी पड़ेगी, बस यही ध्यान रखो। तो यह अधिशोषण निम्न एंथैल्पी वाला होता है, और इसमें लिख देंगे बेटा यह अधिशोषण उच्च एंथैल्पी, उच्च एंथैल्पी वाला यह हो जाएगा बेटा उच्च एंथैल्पी वाला। पॉइंट नंबर 5, अब एंथैल्पी से हम टेंशन मत लेना। एंथैल्पी का मतलब हुआ कि किसी क्रिया, या हम अगर रसायन की भाषा में बोलें तो जितना भी परिवर्तन, या फिर बता दें कि जैसे हमने बताया था ना कि जितनी हम ऊर्जा देते हैं या जितनी ऊष्मा देते हैं किसी प्रभाव को, मान लीजिए इसमें अगर किसी प्रभाव को ये अधिशोषण हो रहा है, ये मान लीजिए भौतिक अधिशोषण हो रहा है, तो जितनी ऊर्जा ये लेगा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको, इसके लिए हम इसकी एंथैल्पी बोलेंगे। तो ये अधिशोषण होने के लिए इसको कम ऊर्जा चाहिए, तो इसकी एंथैल्पी भी निम्न हो जाएगी, इसको अधिक चाहिए तो उच्च एंथैल्पी। 5वां पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, यह निम्न ताप पर होता है। अब ये भी पॉइंट समझने वाला है, निम्न ताप पर होता है। अभी बताएं ताप, जैसे कि खूब धूप हो, खूब धूप हो तो किसी चीज से या किसी सतह से क्या है, कोई चीज आगे कम चिपकेगी, तो हम भाई जितनी नमी होगी बेटा वही आके उस पर चिपकती चली जाएगी। तो यहाँ ये टर्म है कि इसके लिए जो भौतिक अधिशोषण के लिए जो ताप की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ताप है तो इसके लिए एक तरह का क्या हानिकारक है, हानिकारक है तो इस पर अधिशोषण कम होगा। तो और ये 5वां पॉइंट इधर लिख लेते हैं, यह नहीं, यह निम्न ताप पर होती है। कहने का मतलब हुआ बेटा, अगर ताप को हम बढ़ाएं, ताप को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण, ये भौतिक अधिशोषण कम होगा। कम होगा भी बताया ना कि कम क्यों होगा, कम होगा क्योंकि जैसे मान लीजिए खूब ताप अधिक है, गर्मी ज़्यादा है, तो इस पे ये जो क्रिया, ये अधिशोषण ये कम होगा, और इसके लिए यह निम्न ताप पर होता है या उच्च ताप पर होता है, या उच्च ताप पर होता है। तो ये हो गया हमारा, हमने बताया था H2 और Cl2 वाला। या फिर हम रसायन की भाषा में इसकी बात बताएं कि जिससे अणुओं के बंध, एक से बंध बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, और दूसरे के मध्य बंध बन रहे हैं। तो जो बंध बनना और बिगड़ना दोनों के बीच में एक क्या कहते हैं, एक बीच में प्रोडक्ट बनेगा भाई, अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के मध्य में थोड़ी देर के लिए जो अनस्टेबल सिचुएशन आती है, जिसको कहते हैं हम माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक। तो फिर माध्यमिक यौगिक से क्या बेटा बन जाता है, उत्पाद। अब क्रिया चालू किया, अब क्रिया चालू होने लगी, तो अब क्रिया चालू होने के बाद ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो अभिक्रिया चालू होने और उत्पाद बनने से पहले एक कंडीशन ऐसी आती है, उसी को कहते हैं हम
मध्यवर्ती यौगिक या माध्यमिक पदार्थ। तो माध्यमिक पदार्थ से जब वो माध्यमिक पदार्थ बदलता होगा किसमें, अभिक्रिया में, नहीं उत्पाद में, तो उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए हम उसको कहते हैं संकीर्ण। किसी अभिक्रिया को करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम इसके लिए संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। तो भाई इस अभिक्रिया को करने में संकीर्ण ऊर्जा कम लगेगी, ऊर्जा कम लगेगी तो इसकी संकीर्ण ऊर्जा कम हो जाएगी। इसकी सक्रियण ऊर्जा, इसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। भाई इस क्रिया को करने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी ये नहीं लेगा, तो इसके क्या है भाई, इसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी। और इसमें लिख देते हैं इसकी सक्रियण ऊर्जा, इसकी सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। भाई इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। और फिर अगर पृष्ठ बढ़ाते हैं, भाई इसकी अगर हम सतह बढ़ाएंगे, पृष्ठीय सतह बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, यह अधिशोषण बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई अभी छोटी गाड़ी है, ये छोटा कोई पदार्थ है, छोटी कोई धातु, ये छोटा कोई सामान था, उस पर धूल बेटा क्या आएगी, कम पड़ेगी। क्लियर ना भाई, जितनी सतह ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा धूल ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम बताते हैं इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इसका मान क्या है, भौतिक अधिशोषण का मान या भौतिक अधिशोषण अधिक हो जाएगा। और इसमें भी वैसा ही होगा बेटा। भाई अभी हम बता रहे हैं कि एक छोटी सी चादर थी, उस पर बूंदें आके चिपकेंगी, तो भाई छोटी सी होगी तो हम बताएंगे उस पर रासायनिक अधिशोषण कम होगा। जैसे जैसे उसकी परत बढ़ा दोगे, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, तो ये रासायनिक अधिशोषण है ये बढ़ता चला जाएगा। तो सातवां और लास्ट वर्ड लिख लेते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये बढ़ता है। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। और ये भी, इसमें भी वही है, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। देखो ये क्या हम बताएं बेटा, बहुत आसान से पॉइंट थे जिनको तुम लोग पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ समझ के पढ़ना। तो हम आशा करते हैं कि ये जो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण थे ये तुम लोगों की समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो तुम 1 से 2 बार वीडियो को देखकर इनको जरूर समझना। और फिर आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज की वीडियो में हम अगले दिन एक नए टॉपिक साथ, अर्थात जो अगला नया टॉपिक है वो प्रेरक है, जो बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।